नमस्कार, सत्य हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं विनोद की विवेचना। दोस्तों, इजराइल और ईरान के बीच जंग तेज होती जा रही है। दोनों एक दूसरे को तबाह करने पर आमादा हैं। हालांकि हमला इजराइल ने शुरू किया था, मगर ईरान भी जवाब देने में पीछे नहीं है। उसने इजराइल को जोरदार ढंग से जवाब दिया है। जाहिर है कि जब दोनों देश पूरी ताकत से भिड़ गए हों, तो जंग के रुकने की सूरत कम हो जाती है। खास तौर पर तब जब अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन ने इजराइल का साथ देने का ऐलान कर दिया हो और ईरान ने भी साफ कर दिया हो कि जो भी इजराइल का साथ देगा, वो उसे भी नहीं बख्शेगा। लेकिन रूस और चीन ने मध्यस्थता की पहल भी की है और ईरान ने भी कहा है कि अगर इजराइल हमले रोक दे, तो वो भी हमले नहीं करेगा। मगर इजराइल का रुख अड़ियल है। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू जंग को न केवल जारी रखना चाहते हैं, बल्कि अमेरिका को भी उसमें खींच लाना चाहते हैं। ऐसे में क्या होगा? इस जंग का अंजाम, कितनी लंबी चलेगी लड़ाई और इसके नतीजे क्या हो सकते हैं? वरिष्ठ पत्रकार विनोद शर्मा अपनी विवेचना के साथ हाजिर हैं। तो आइए उनसे बातचीत करते हैं। विनोद जी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। पहली बात तो ये कि अब जिस मुकाम पर ये जंग खड़ी है, जहां दोनों तरफ से मिसाइलें दागी जा रही हैं, एयर अटैक हो रहे हैं और बड़े पैमाने पर तबाही भी हो रही है, क्या लग रहा है आपको? क्या ये जंग अब जल्दी रुकने वाली नहीं है? देखिए, बेंजामिन नेतन्याहू ये समझता है कि आज के दिन ईरान सबसे कमजोर स्थिति में है। लेबनान में उसकी जो सपोर्ट होती थी हिजबुल्ला, वो लगभग तबाह हो चुका है। सीरिया में निज़ाम बदल गया है, पुराना निज़ाम नहीं है, और जो नया वहाँ पर प्रेसिडेंट है उसके साथ सऊदी अरेबिया में डोनाल्ड ट्रंप साहब हाथ मिला के आए हैं। हालांकि उसकी जो तंजीम है वो अलकायदा से जुड़ी हुई तंजीम है, लेकिन आज के दिन जो सत्तारूढ़ है वहां पर उससे दोस्ती बना रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। मैं समझता हूं कि इस बार ईरान को घेरने की तैयारी है, और उसमें हस्तक्षेप कितना करते हैं चीन और रूस, उस पर काफी कुछ डिपेंड करेगा। जैसा कि आपने भी फरमाया कि यूरोपियन यूनियन के लोग, यूरोपियन कंट्रीज लड़ाई में तो शामिल नहीं हुए, लेकिन किस पक्ष के हित में वो खड़े हैं वो उन्होंने साफ वाजे कर दिया है। तो मुझे ये लगता है कि ज्यादा लोग इस लड़ाई को रोकना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए पेशरफ्त, उसके लिए एक्टिवली वो कुछ कर नहीं रहे हैं। और ये माना जाता है कि जो खमेनी है उसकी ईरान के भीतर जो सपोर्ट है वो वीकन हुई है, लेकिन युद्ध के समय में कोई भी रिबेलियन नहीं खड़ा होता। युद्ध समाप्त होने के बाद खड़ा हो सकता है, युद्ध के दौरान उनके खिलाफ कोई भी, मैं समझता हूं, एजिटेशन या रिबेलियन या सड़कों पे लोग नहीं उतरेंगे, क्योंकि उस वक्त ये लगता है कि वतन पहले है और कैसा वतन हम चाहते हैं वो बाद में तय कर लेंगे। जी, तो ये जिस तरह से पहले लग रहा था कि ईरान उस तरह से रिटेलिएट नहीं कर पाएगा, उतनी ताकत उसके पास नहीं है। इजराइल के पास अपनी सुरक्षा के भारी इंतजाम है। अमेरिका और तमाम जो नाटो नाटो के मुल्क हैं, वो उसके साथ खड़े हैं। जिस तरह का रिस्पांस आया है ईरान की तरफ से, उसको आप किस तरह से देखते हैं फिर? देखिए, ऐसे मरहले होते हैं, डू और डाई, उसके सामने सिचुएशन है। वो पलट के अगर वार करता हुआ नहीं नजर आता है तो फिर तो वो सरेंडर कर दे इजराइल के सामने। और इजराइल ये सोचता है कि इस बार वंस एंड फॉर ऑल ये जो बरसों पुराना लगातार हस्तक्षेप ईरान का उनके इलाके में और उनकी जो प्रतिस्पर्धा ईरान के साथ चल रही है, उस पे उसका एक अंत तय कर लिया जाए। अब देखना यह है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी किस हद तक ये होने देती है। अगर डोनाल्ड ट्रंप जो है, उन्होंने शुरू में, मैं समझता हूं कि आज के दिन डोनाल्ड ट्रंप की जो क्रेडिबिलिटी है, जीरो है। उसके लिए ट्रस्ट जो है ईरान के मन में जीरो है। वो बातचीत कर रहे थे ईरान के साथ, और बातचीत के दौरान
ये हमला हुआ और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम शरीक नहीं है इस हमले में, हम इस हमले में इजराइल के साथ नहीं है, और अगले दिन फिर तारीफ करनी शुरू कर दी इजराइल की। तो ये जो आज के दिन शीर्ष नेतृत्व है अमेरिका में, वो जो है उसका क्या परिदृश्य है, उसका विजन क्या है, कोई नहीं जानता। आज एक बात कहते हैं ट्रंप साहब, कल दूसरी बात कह देंगे। भारत भी भुगत चुका है उनके नखरों को, इन टेंट्रम्स को। और फिर जो उनके अपने मुल्क में जो उनके खिलाफ मुहिम चल रही है, लोग सड़कों पे उतरे हुए हैं, और उनकी जो टैरिफ वाली पॉलिसी है, कभी हॉट कभी ब्लो हॉट कभी ब्लो कोल्ड है, तो डोनाल्ड ट्रंप जो एक क्लियर पॉलिसी लाइन पे नहीं चल रहा है। और अब G7 की मीटिंग होगी, वहां पर बड़े बड़े नेता मिलेंगे जाके, हमारे माननीय प्रधानमंत्री भी गेस्ट के रूप में वहां पर शरीक होंगे। और वहां पर चीन तो मेंबर है, लेकिन रूस तो मेंबर नहीं है वहां पे, क्योंकि रूस तो G8 में मेंबर था, और उसके बाद क्रीमिया में जब उसने कब्जा कर लिया तो वो बाहर निकाल दिया गया उसको। तो मैं समझता हूँ कि रूस और चीन और अमेरिका मिलकर ही इस मामले का हल निकाल सकते हैं। और पर देखिए, बदकिस्मती देखिए इस दुनिया की कि आज के दिन कोई ऐसा नेता नजर नहीं आ रहा जो दुनिया में अमन कायम कर सके। क्या उसके पास वो हैसियत हो कि हस्तक्षेप करके वो अमन कायम कर सके? ऐसा लेकिन कोई अभी तो डिप्लोमेट भी नहीं प्रखर नजर आ रहा। लेकिन अभी तो ट्रंप ने भारत पाकिस्तान के बीच में अमन करवाया है। देखिए, ऐसा है कि उस तरह का अमन फिर करवा दें ईरान और इजराइल के बीच में भी। जब फोन करके उनके अनुसार फोन करके और फटकार लगा के या चॉकलेट दिखाकर, लॉलीपॉप दिखाकर अगर अमन कायम हो जाता है, तो फिर इजराइल तो उनका पाला हुआ बच्चा है। देखिए, आप त्रासदी देखिए डॉक्टर साहब, झगड़ा किस बात पे है कि ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसमें यूरेनियम एनरिचमेंट के बहुत नजदीक पहुंचा हुआ है वो, और वो बम बना सकता है 1 हफ्ते के भीतर, कुछ लोग ये कहते हैं, जहां जो उसकी एनरिचमेंट कैपेसिटी है। और अगर 4-5 महीना नहीं उस पर अटैक किया गया तो कोई 20-25 बम बना देगा, ये लोग कह रहे हैं। कितना सच है कितना गलत है मैं नहीं जानता हूं, लेकिन ये आरोप लग रहा है इजराइल की तरफ से। और जो जो इस पे हस्तक्षेप कर रहा है उनके प्रोग्राम में ईरान के, वो खुद एनपीटी का सिग्नेटरी नहीं है। ईरान इज अ सिग्नेटरी टू नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, इजराइल इज नॉट। इजराइल ने तो हस्ताक्षर भी नहीं किया उस पर, और न्यूक्लियर वेपन स्टेट बन के बैठा हुआ है। तो उस पर तो कोई रूल लागू नहीं होता, क्योंकि वो अमेरिका का अपनाया हुआ बच्चा है इजराइल। और जो ईरान है वो उनके विरोध में खड़ा हो जाता है। हालांकि ईरान की अपनी जो कारकर्दगी है उस पर भी बहुत से प्रश्न चिन्ह है। जिस तरह से उन्होंने अपनी सैटेलाइट फैला रखी थी खाड़ी में, हिजबुल्लाह उनमें से एक था, उसको इजराइल ने लगभग क्षीण कर दिया है, खत्म सा कर दिया है। और उसी तरह से जैसा मैंने आपको बताया कि सीरिया में जब प्रेसिडेंट असाद का तख्ता पलटा, और क्योंकि रूस उनको बैक किया करता था और वो रूस में चले गए, शरण उन्होंने वहां पे रूस में ली हुई है। तो आज के दिन रूस का अपना भी जो वर्चस्व है खाड़ी में, उस पर भी एक प्रश्न चिन्ह है। तो आज सिर्फ ना सिर्फ ईरान कमजोर है, बल्कि उसके जो इंटरनेशनल सपोर्टर है, मिसाल के तौर पे रूस जो है, उसको भी उस क्षेत्र में कमजोर पाया जाता है। लेकिन बावजूद इसके कि उसका ज्यादा तवज्जो उसकी जो है यूक्रेन पे है, फिर भी मैं समझता हूँ फोन उठाकर अगर डोनाल्ड ट्रंप से पुतिन बात करते हैं या फिर शी जिनपिंग बात करते हैं तो उसका असर हो सकता है। लेकिन पुतिन प्रश्न की ये बात है कि हुई आप वो बात करेंगे? पुतिन की बात हुई है। पुतिन ने बाकायदा हैप्पी बर्थडे कहते हुए इसको रोकने की बात भी की है, और उधर चीन के विदेश मंत्री ने भी बात की है। तो देखिए, बातचीत तो ऐसा चल है रही कि है। जी। हाँ, बात करना, जैसे कि हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने भी बात की है, ईरान से भी बात की है और इजराइल से भी बात की है। कोई मतलब है क्या उसका?
एक्विडिस्टेंस ऐसे सिचुएशन में नहीं हो सकता। ऐसे सिचुएशन में क्लियर कट पोजीशन लेनी चाहिए, और जो बदकिस्मती से हमारा मुल्क भी नहीं ले पा रहा है, जरूर होंगे हमारे राष्ट्रीय उद्देश्य होंगे उसके पीछे। मैं कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहा हूं, मैं कुछ डाउट नहीं कर रहा हूं इंटेग्रिटी पे किसी की, लेकिन आज के दिन गाजा में सीज फायर पे हमारा मुल्क वोट नहीं करता है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में। हमारा मुल्क जो है एससीओ की रेजोल्यूशन के साथ नहीं जुड़ता है। वो जो कॉल कर रही है कि ये लड़ाई रोको, हम दुनिया के उस हिस्से में हैं जहां सब ये तबाही हो सकती है। और मैं समझता हूं कि गैर जिम्मेदाराना भूमिका बहुतेरे दुनिया के नेताओं की आज के दिन है, जो इस तमाशे को देख रहे हैं, इस फायरवर्क को देख रहे हैं, बिना इस बात पे तवज्जो दिए कि इसका क्या अंजाम हो सकता है। जी, आज के दिन खुदा न खास्ता कोई अटैक किसी भी ऑयल वेल पे हो जाए, अभी हुआ है, ईरान के ऑयल वेल पे हुआ अटैक, और ये जो एनर्जी और ऑयल वेल की बात होती है, एनर्जी क्या है, एनर्जी सेक्टर क्या है उनका, उनके जो न्यूक्लियर प्रोग्राम्स है, जो उनके जो न्यूक्लियर प्लांट्स जहाँ लगे हुए हैं, एनरिचमेंट प्लांट्स लगे, वहां अटैक करने की कोशिश की है। लेकिन ये बताया जा रहा है कि इजराइल जो है अपने दम पर ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम तबाह नहीं कर सकता, उसको अमेरिका की जरूरत पड़ेगी उसमें। अब देखना यह है कि क्या अमेरिका उसमें इतना संलग्न हो जाएगा कि उसके साथ मिलकर जो उनका न्यूक्लियर प्रोजेक्ट है अमेरिका का, ईरान का, वो तबाह कर दे। देखिए आज के दिन आप ईरान के लिहाज से देखिए, ये जेएन दीक्षित ने एक बार मुझे बताया था, हम बात करते थे, अड्डा लगाते थे उनके साथ, तो कहने लगा, विनोद, जब स्थिति बहुत विकट हो जाए तो यू मस्ट सिट बैक एंड पुट योरसेल्फ इन द चेयर, इन द प्लेस ऑफ द पर्सन हु इज फेसिंग दैट डिफिकल्ट सिचुएशन, और अपने आप पे लागू करके अपने आप से पूछो कि उस स्थिति में आप क्या करोगे। ठीक बात। तो आज के दिन ये लगता है कि जिस स्थिति में ईरान फंसा हुआ है, उस स्थिति में उसके पास एक ही रास्ता है कि वो अणु बॉम्ब कहीं से हासिल कर ले, ताकि वो डेटरेंट उसके पास आ जाए और एक हद तक ही उससे लड़ाई मोल ले सके और मुल्क बियॉन्ड उसके नहीं ले सके। नॉर्थ कोरिया का एग्जांपल है। क्या ईरान कम सक्षम मुल्क है क्या नॉर्थ कोरिया से? लेकिन फर्क ये है कि नॉर्थ कोरिया के पास बम है, ईरान के पास नहीं है, उसके बनाने के प्रोसेस में है। और ये बात इजराइल भी जानता है कि अब इनके पास एक ही रास्ता बचा है कि ये अणु वेपन स्टेट बने, और हमें उस मरहले तक पहुंचने के लिए इनको रोकना पड़ेगा। हम वो रोकना चाहते हैं। तो ये कश्मकश है इजराइल और ईरान के बीच में। लेकिन इस बीच में खबर ये आ रही थी विनोद जी कि ईरान इसके लिए तैयार है, वो अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम शांतिपूर्ण रखने को तैयार है, ये समझौते के लिए तैयारी हो चुकी थी, और संडे को जो बीटिंग होने वाली थी उसमें शायद कुछ फाइनल भी हो जाता, लेकिन इजराइल नहीं चाहता। इसीलिए उससे पहले नेतान्याहू ने इसको शुरू कर दिया। देखिए नेतान्याहू की और भी व्यथा है नेतान्याहू की, उनकी ये व्यथा है कि अपनी कंट्री में बड़े अनपॉपुलर हैं वो, उनको जंग का माहौल चाहिए सत्ता में बने रहने के लिए। बहुत से नेता आज के दिन दुनिया में हैं जिनको जंग का माहौल चाहिए सत्ता में बने रहने के लिए। बिल्कुल, नेतान्याहू उनमें से एक है। तो अजीब है स्थिति आज के दिन। और आसपास देखे तो डॉक्टर साहब कोई नजर नहीं आता वर्ल्ड स्टेट्समैन जो इस गुत्थी को सुलझा ले, इस गुत्थी से निजात दिलवा दे दुनिया को। यहाँ मेरा सवाल ये है कि जब आप ये मानकर चल रहे हैं कि इस समय दुनिया में ऐसी कोई लीडरशिप नहीं है, ऐसी कोई बॉडी नहीं है जो इस समस्या का समाधान कर सके, तो आपको क्या लगता है
ईरान की स्ट्रेंथ क्या है, क्या वो इस लड़ाई को लंबा लड़ सकता है? कभी वो इराक से दसियों साल लड़ा था, खाड़ी युद्ध दसियों साल चला था। क्या यहाँ वो स्थिति बन रही है जिसमें एक लंबा युद्ध, और हो सकता है कि ईरान फिर अमेरिकन बेसिस पर भी हमला करे और अमेरिका भी कूदे, तो फिर क्या होगा? देखिए, यही उसका, या तो बेसिस पे हमला करेंगे अपनी कन्वेंशनल वेपन से, और वो कह भी रहा है कि अगर आप एक्टिवली इनके साथ संलग्न हो जाएंगे लड़ाई में हमारे खिलाफ, तो हम आपकी बेसिस को भी तबाह करेंगे, उस पर भी अटैक निशाना साधेंगे। लेकिन बिना किसी मित्र के और बिना वो सैटेलाइट्स के जो पहले उसके पास हुआ करती थी, जो समर्थन उसके पास हुआ करता था, एडवांटेज जियोग्राफिकल हुआ करता था, वो आज के दिन ईरान के पास नहीं है। लेकिन ईरान के पास एक विरासत है। ईरान इज अ सिविलाइजेशन, जैसे भारत इज अ सिविलाइजेशन। और हमने और आपने अपनी आंखों से देखा है डॉक्टर साहब कि किस तरह से इराक को तबाह किया गया, बिल्कुल। कि उसके पास बम है, that it has got a weapon of mass destruction, जो मिली नहीं। बाद में साफ हो गया कि उसके पास नहीं थी, उसको सिर्फ एज एन एक्सक्यूज इस्तेमाल किया गया, आरोप लगाया गया ताकि उस पर निरंतर बमबारी होती रहे और सद्दाम हुसैन से निजात दिलवाई जाए उस मुल्क को। और आज के दिन जो उस मुल्क का हाल है वो आपके सामने है। सद्दाम हुसैन वॉज द फेस ऑफ अरब नेशनलिज्म, जिसके रिमूवल से खाड़ी में ईरान का वर्चस्व बन गया। उसके जाने के बाद वो काउंटर था ईरान का खाड़ी में, इन्होंने खुद उसको हटाया। और अब इनकी तत्परता से ये इस उद्देश्य से है कि ये ईरान को भी कुछ ऐसी स्थिति में पहुंचा के रख दें कि वो किसी थ्रेट के काबिल न रहे। लेकिन उसमें खुलकर अमेरिका को सामने आना पड़ेगा इजराइल के साथ, क्योंकि उनका जो न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर है वो जमीन के नीचे है, और उसको तबाह करने के लिए जो वेपन सिस्टम्स चाहिए वो बताया जाता है कि इजराइल के पास नहीं है, और वो उसको उपलब्ध सिर्फ अमेरिका करवा सकता है। बड़ा सवाल यह है कि क्या अमेरिका उस हद तक जाएगा, और क्या डोनाल्ड ट्रंप को समर्थन मिलेगा इस बात के लिए अपने देश में कि उस लड़ाई में इस हद तक संलग्न हो जाए। क्योंकि ये इसका स्लोगन क्या था जब डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन लड़ा था, कि ही वांट्स अ पीसफुल वर्ल्ड। और इसका आरोप यह था कि युद्ध में झोंका जो बाइडेन ने, डेमोक्रेट्स ने अनेकों युद्ध में झोंका अमेरिका को, और ये नहीं चाहता कि अमेरिका किसी भी युद्ध में संलग्न हो जो उसका अपना युद्ध नहीं है। तो वो जो अमेरिका का जो एक इमेज था ना, वर्ल्ड पुलिसमैन ऑफ द वर्ल्ड, उसको वो खत्म करना चाहता था डोनाल्ड ट्रंप। लेकिन अब मैं समझता हूं उसको बगैर वो रोल प्ले किए मुश्किल होगा इस झंझट में से निकलना, क्योंकि इजराइल उनका अपना पाला हुआ, मैंने जैसे आपको बोला, बच्चा है। और नथान्याहू वो आदमी अपने मुल्क के ही नहीं लड़ रहा, अपने भी मुस्तकबल के लिए लड़ रहा है। क्योंकि अगर आज के दिन वहां शांति हो जाती है तो उसके खिलाफ जो राजनीतिक सक्रियता हो जाएगी उसके विरोधियों की, वो झेल नहीं पाएगा। तो नहीं, उसको तो लेकिन युद्ध आप चाहिए जिंदा रहने के लिए राजनीतिक तौर पे। ये बताइए कि ट्रंप क्यों नहीं रोक सकते? ट्रंप अगर चाह लें, नेतन्याहू आज के बाद कोई हमला नहीं होगा, अगर ये अमेरिका बोल दे, तो क्या नेतन्याहू की मजाल है कि वो हमले जारी रखेगा? सारी सवाल ये है कि सहायता क्या रोक? ट्रंप की मजाल है कि ये बोलेगा? ये भी एक बड़ा सवाल है। ज्यूस देखिए, लॉबी। ऐसा है, जो वहां जो जूइश लॉबी है उसका जो वर्चस्व है और उसके पास अपार पैसा है,
और उसकी जगह जगह हर पॉलिटिकल पार्टी में उसकी इन्फ्लुएंस है, उसके लोग हैं, तो ट्रंप को भी दो टूक जवाब देना इजराइल के लिए मुश्किल है। रास्ता तो 20 का ही निकलना पड़ेगा, और उसमें बैक चैनल डिप्लोमेसी होनी चाहिए, जो अभी तक शुरू हो जानी चाहिए थी, लेकिन हुई नहीं है अभी तक। और इसमें जो बैक चैनल डिप्लोमेसी कर सकते हैं जो मुल्क, वो मुल्क है रूस और चीन। और इन दोनों के बिना ये युद्ध विराम मुश्किल है, शांति मुश्किल है। अब देखना यह है कि द वाइज काउंसिल विजडम प्रिवेल्स, और लड़ाई या फिर लड़ाई के रास्ते पे ही चलते रहेंगे ये दोनों मुल्क, और दुनिया को भी इसमें खींच लेंगे, धकेल देंगे। विनोद जी, चीन के रोल को लेकर बड़ी बातें हो रही हैं। चीन के बहुत सारे इंटरेस्ट ईरान में डेवलप हो गए हैं। वो उसके सिल्क रूट या BRI का एक बड़ा मुकाम है और ईरान को सपोर्ट भी करता रहा है। उसने कंडेम भी किया है इजराइल के हमले को। क्या आपको नहीं लगता कि ईरान का बड़ा मददगार बनेगा? वो बेशक खुद न कूदे, लेकिन हथियारों के लेवल पे बड़ी मदद कर सकता है। और ईरान से अगर इजराइल लंबा लड़ेगा तो इजराइल का भी नुकसान हो सकता है भारी। देखिए, डिपेंड करता है, कुछ भी हो सकता है। ईरान, चाइना जो है वो ईरान को न्यूक्लियर अम्ब्रेला दे सकता है, जिस तरह से साउथ कोरिया को अमेरिका ने दी हुई है, जापान को दी हुई है। लेकिन वो उनकी अपनी कैलकुलेशन पे डिपेंड करेगा कि क्या वो उस हद तक जाना चाहते हैं। लेकिन इन पे दायित्व है, इन सब लोगों पे, कि इस दुनिया को ये बचाएं फ्रॉम अ न्यूक्लियर डिजास्टर, क्योंकि कगार पे है न्यूक्लियर डिजास्टर की ये दुनिया। और क्या पता कल को क्या होता है, लेकिन कहीं गलती से भी कुछ हो गया तो ये लोग क्या ये तो जिंदा ही नहीं रहेंगे। तो देखिए, वहां पर एक जगह जब बम चल जाता है तो आप अंदाजा कीजिए कि वहां पर उस मुल्क में या उस खित्ते में या उस सब कॉन्टिनेंट में इन्वेस्टमेंट ही नहीं होती, लोग इन्वेस्ट ही नहीं करते आके। वहां पर कोई इंडस्ट्री डेवलपमेंट नहीं होती, वहां कोई बिजनेस डेवलप नहीं होता। वहां पर कौन पैसा लगाएगा ऐसी जगह पर जहां पर आणविक शक्ति का हमला हो चुका हो, या डर हो या अंदेशा हो कि वो हो सकता है। ये बातें लोगों को सोचनी चाहिए। ये लोग नहीं सोच रहे हैं, सोच भी रहे हैं तो उतनी क्लैरिटी के साथ बोल नहीं रहे, कह नहीं रहे हैं। और डोनाल्ड ट्रंप पता नहीं किस दुनिया में रहता है भाई। ये आदमी जो है, आप बातचीत कर रहे थे ईरान के साथ, उस परवान चढ़ाओ उस बातचीत को आप। और एक जो उनका बड़ा अफसर था जिसने कहा था कि हाँ, हमको हमारे पे से सैंक्शंस हटा लो सारी जो आपने लगा रखी है अभी तक, और हम आपके साथ डील करने को तैयार है, न्यूक्लियर डील करने को तैयार है। लेकिन उस आदमी को सधे हुए निशाने से मार दिया इजराइल ने, उस आवाज को ही गुलुप्त कर दिया। बिल्कुल। तो बात यह कि क्या अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप चला रहा है या जूइश लॉबी चला रही है? ये सवाल पहले भी उठे हैं, और एक दोबारा समय आ गया है कि सवाल को उठाया जाए। ये जो अरब मुल्क हैं और जो मुस्लिम देशों का संगठन है या OIC है, ये बिल्कुल डिफंक्ट दिख रहा है। मतलब पहले से भी गजा पर इतने हमले इजराइल बेरहमी से कर रहा था, बर्बरता पूर्वक कर रहा था, कहीं कोई सुगबुगाहट नहीं। क्या बिल्कुल ये गुलामों की स्थिति में है? बिल्कुल आराम परस्त हो चुके हैं ये सारे अरब अमेरिकन डॉलर्स के दम पर। और दूसरा एक इनहेरेंट बायस भी है कि ईरान जो है शिया मुल्क, वो शिया मुल्क है, और ये बहुतेरे जो और अरब कंट्रीज हैं वो सुन्नी मुल्क है। और शिया सुन्नी का एक हाइटस एक डिवीजन तो है, लेकिन इनको ये समझना चाहिए कि ये सिर्फ शिया और सुन्नियों
के दम पर ये शिया सुन्नी डिस्टिंक्शन पे अगर वो अपनी पॉलिसी प्रेडिकेट करेंगे, उस पर डिपेंडेंट करेंगे, तो अंततोगत्वा बड़ा नुकसान उठाएंगे। देखिए, अगर कोई हादसा हो गया तो वहां जो जखीरे हैं तेल के, उनका क्या हालत होगी? अगर ईरान 4-6 बॉम्ब गिरा देता है सऊदी अरेबिया पे या खाड़ी के और मुल्कों पे जो कि ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं, इसमें ओपेक कंट्रीज को एज एन एसोसिएशन, एज एन ऑर्गेनाइजेशन इंटरवीन करना चाहिए, जो नहीं हो रहा है। जीसीसी को इंटरवीन करना चाहिए, जो नहीं हो रहा है। ये किस लिए बनी है तंजीमें? तमाशा देखने के लिए या जी हजूरी करने के लिए अमेरिका की? और ये सऊदी अरेबिया के पास इतना अपार पैसा है, किस काम के लिए है? तो मैं समझता हूं कि ये ना सिर्फ ईरान पर बहुत से और मुल्कों के किरदार पे भी एक बड़ा सवाल है आज के दिन, और ना सिर्फ किरदार पे पर उनके मुस्तकबिल पे भी। क्योंकि अगर अब इसमें सक्सेसफुल हो जाता है ईरान और झुकवाने में और उसको नतमस्तक करवाने में, ईरान को इजराइल हो जाता है अगर सक्सेसफुल, तो क्या वो वहां तक रुकेगा? they will try and make others fall in line. तो उससे पहले मैं समझता हूं कि कोई समझदारी का काम होना चाहिए। इस लड़ाई में कोई भी जीतता हुआ नजर नहीं आना चाहिए। इस लड़ाई को इस तरह से सुलझाना चाहिए जिसमें ऐसा लगे कि अमन की जीत हुई है, लोगों की जीत हुई है, और उस खत्ते के फ्यूचर की जीत हुई है, मुस्तकबिल की जीत हुई है। क्योंकि अगर कोई एक को जीतता हुआ दिखा दोगे तो वहां पर जिस तरह के लोग हैं वो इतनी आसानी से पशेमानी बर्दाश्त नहीं करते। बदले का जज्बा फिर जाग जाता है। तो अगर बदला का भाव रह जाएगा, बदले का भाव रह जाएगा, रेट्रीब्यूशन का भाव रह जाएगा, तो फिर ये युद्ध रुकेगा थोड़ी, सिमर करेगा, टेंशन सिमर करेंगी, और वहां पर बना रहेगा वो गतिरोध जो आज तक है। आपको क्या लगता है जो अमेरिका का एजेंडा है रिजीम चेंज का, ये बार बार कहा जाता है कि वो 5 देशों की रिजीम चेंज में लगा हुआ था, अब ये 5वां देश है ईरान, आखिरी है उसका एजेंडे का आखिरी लक्ष्य। क्या ये रिजीम चेंज तक जाएगी लड़ाई? ये कौन से और 4 मुल्क थे जहां उसने रिजीम की चेंज करवाई है? कई है, सीरिया है, अफगानिस्तान है, लीबिया है, 5-6 मुल्क हैं। क्या रिजीम चेंज हो? वहां पर कोई निजाम है इन मुल्कों में? इराक नहीं हुआ। बिल्कुल देखिए, कोई सही बात। निजाम है क्या? जहां जहां पांव पड़े संतन के, वहां वहां बंटा धार। अमेरिका claims to be the policeman of the world, पर जहां जहां अमेरिका घुसा है वहां वहां तबाही हुई है, प्रॉस्पेरिटी तो नहीं आई। और कहीं भी देखिए, ये जो मुल्क हैं यहाँ पर, जैसे अफगानिस्तान में, हम अफगानिस्तान में आज तक कोई भी वर्ल्ड पावर सक्सेसफुल नहीं हुई। आज के दिन वहां जो निजाम है उनका अपना है, किसी और का नहीं है, और उसके साथ सब संधि कर रहे हैं, उसके साथ हाथ मिलाने की कोशिश कर रहे हैं, भले ही वो रूस हो, भले ही वो चीन हो या हम हो। हम भी तो कर रहे हैं, वो तालिबान ही है ना, बिल्कुल। और हम उनके साथ संधि करना चाहते हैं। तो मैं समझता हूं कि दुनिया जो है वो डिप्लोमेसी से, सलाहियत से, विजडम से चलती है। लोगों को आप सिखाकर, समझाकर सही रास्ते पर ला सकते हो, धमका कर, डरा कर नहीं ला सकते। और आज के दिन जो टेंडेंसी है वो डराने और धमकाने की है, समझाने की नहीं है। जब तक ये पेशरफ्त बदलेगी नहीं, तब तक दुनिया में अमन मुश्किल है। और ईरान जैसे मुल्क के साथ, जैसा कि मैंने आपको कहा,
they are a civilization. They have taught diplomacy to the world. Their religious scholars are truly religious scholars. उनके साथ बात हो सकती है, लेकिन कोशिश अब आज के दिन ये है कि वहां का निजाम बदल दिया जाए, खमेनी को हटवा के कोई दूसरा बिठा दिया जाए। अब कोई शाह ऑफ ईरान मिलेगा क्या आज के दिन? और जिस तरह से शाह ऑफ ईरान को हटाया गया था, उसके खिलाफ जो रिबेलियन हुआ था, वो हम सबने देखा था, हमने हमारे आंखों के सामने हुआ था। सद्दाम हुसैन के साथ जो हुआ है, उसके बाद क्या वो मुल्क विल बी एट पीस विद इटसेल्फ? जिस तरह से टीवी पे उसकी गर्दन टूटती हुई दिखाई गई। देखिए, ये जो ऐसे नजारे होते हैं, नेशन स्टेट्स की साइकी में घुस जाते हैं, दाग लगा देते हैं। जैसे लोहे की सलाख से दाग लगाते हैं ना, वैसा दाग होता है। ये नहीं करना चाहिए। और जब ऐसे टाइम पे जब ट्रम्प साहब के खुद आवाम उनको कह रहे हैं वी डोंट वांट अ किंग, भाई अपने जन्मदिन पर सलामी ले रहा है 250 साल की अपनी फौज की। ये कभी होते हुए देखा है दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में? कमाल का आदमी है भाई। और इसके परिवार वाले भी नहीं समझाते क्या इसको? मैं बड़ी विनम्रता से पूछ रहा हूँ। अब 80 साल की उम्र तक नहीं समझा पा रहे होंगे तो अब क्या समझाएंगे? He 79, he celebrated 79th बर्थडे और 80 साल का होने वाला है। अच्छा, इनको ये लगता है कि चिरायु हैं, इनकी सत्ता का और इनके जीवन का कोई अंत नहीं है। ऐसा नहीं होता। अरे जाते जाते अच्छा काम करो कोई। अब इसकी एक्टिव प्रेसिडेंसी के तो 2 साल बचे हैं, मुश्किल से 1.5-2 साल बाद में तो लेम डक प्रेसिडेंसी हो जाएगी। और ये जल्दी में थे ट्रम्प साहब कि जो मैंने वादे किए थे वो मैं जल्दी निपटा दूं। पहले ही फर्स्ट हाफ में अपनी प्रेसिडेंसी के 4 बरस की उनकी प्रेसिडेंसी है, लेकिन निपटाने के बजाय उन्होंने उलझा दिए सारे मामले। आज के दिन उनके लिए मुश्किल होगा। ये जो उन्होंने अपने लिए भंवर बनाए हैं, निर्मित किए हैं, इन भंवरों से निकलना मुश्किल होगा। ये मुश्किल है इनके लिए। बहुत कठिन परिस्थिति में आज दिन डोनाल्ड ट्रंप, और इसीलिए नेतन्याहू जैसे लोग जो हैं वो बेपरवाह होकर जो मर्जी आ रहा है उसका कर रहे हैं। मैं ये बात मानता हूं कि उसने अमेरिका से पूछे बिना अटैक नहीं किया होगा। मैं ट्रंप को बिल्कुल बिलीव नहीं करता जो वो कहता है कि उसको या इशारा करता है कि वी आर नॉट पार्ट ऑफ दिस एग्रेशन। लेकिन अब तो आप कह रहे हो ना कि आप इजराइल के साथ हो, तो हम आपकी पहली वाली बात कैसे मान सकते हैं कि आपको यू आर कॉट नैपिंग और यू आर कॉट बाय सरप्राइज? हो ही नहीं सकता कि ईरान इजराइल आपको बताए बिना ये करे। आपने ये आपकी और नेतन्याहू की मिली भगत थी, ये कॉन्स्पिरेसी थी। आपने जो पीस टॉक्स कर रहे थे, जो न्यूक्लियर टॉक्स कर रहे थे, उसकी आड़ में आपने इजराइल को परमिट कर दिया कि वो वॉर के लिए तैयारी करे और उसको लॉन्च करे, जबकि आप एक तरह से पीस टॉक्स का तत्वावधान कर रहे थे कि न्यूक्लियर टॉक्स बात हो रही है, हो सकता है इसमें से कुछ निकला है, रास्ता निकला है। तो आप तो ये आप पाखंड कर रहे थे रास्ता ढूंढने का। इजराइल को जंग का रास्ता दिखाने के बाद आप पीस का रास्ता ढूंढने का पाखंड कर रहे थे ईरान के साथ, और ये पता है उनके लोगों को, वो मूर्ख तो नहीं है। आखिरी सवाल है कि क्या भारत ने यूएन में एक तरह से इजराइल का साथ देकर एक और डिप्लोमेटिक डिजास्टर कर लिया है? ईरान के साथ अपने भावी रिश्तों को और खतरे में डाल लिया है, जो कि बहुत पारंपरिक पुराने रिश्ते चले आ रहे थे। डॉक्टर साहब, ये बड़ा डिफिकल्ट कॉल था, बड़ा डिफिकल्ट डिसीजन था किसी भी सरकार के लिए। बड़ा मुश्किल फैसला होता है ये, और इन्होंने कोशिश ये कर रहे हैं कि दोनों हमारे दोस्त हैं और हम मध्यस्थता करेंगे, एंड यू आर टेकिंग अ पोजीशन ऑफ इक्विडिस्टेंस।
जो लग नहीं रही कि पोजीशन ऑफ एक्विडिस्टेंस है, ये लग रहा है बड़ा क्लियर कि हमारा झुकाव जो है इजराइल की तरफ है। हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में हमें इसका फायदा हो जाए। देखिए, अगर आपने देखा हो, इजराइल की जो लड़ाई हुई है ईरान से शुरू के 2 दिन, वो लगभग वैसी ही लड़ाई थी जो हमारी हुई थी पाकिस्तान के शुरू के 2 दिन, और हमारी जो सक्सेसेस थी वो भी वैसी ही थी जैसी कि इजराइल की थी। और ये बताया जाता है कि इजराइल ने हमको टेक्नोलॉजी दी हुई है, तो हम थोड़ा एहसान के नीचे दबे हुए हैं, ये हमको लगता है। अगर नहीं है ऐसा तो सरकार कर देगी, क्लैरिफिकेशन देगी, लेकिन आम राय ये है, और जो फॉरेन पॉलिसी पे नजर रखने वाले लोग हैं उनका भी ये कहना है कि जो बहुत सी टेक्नोलॉजी आज के दिन जो हम इस्तेमाल करते हैं, और खासकर जो इंटेलिजेंस शेयरिंग होती है हमारे और इजराइल के बीच में, वो that makes all the difference between our capacity and the Pakistani capacity। और उसी तरह की मदद पाकिस्तान को चीन से मिल रही है, तो उस मदद को जुटलाना या उसको रोल बैक करवा देना, ये तो अच्छा डिसीजन नहीं हो सकता किसी भी मुल्क के लिए। लेकिन एक खूबसूरती से अपनी पोजीशन को संवारना, वो आपके डिप्लोमेटिक प्रोग्रेस पे, आपके उस हुनर पे डिपेंड करता है, जिसका सही नुमाइश अभी तक नहीं हुई है। कि हम बोल तो रहे ईरान को कि हमारे मित्र हैं, आप ये मत करो, डिप्लोमेसी को चांस दो। इजराइल को भी बोल रहे हैं डिप्लोमेसी को चांस दो, लेकिन एससीओ में जो हमारी पोजीशन है, जो हमारी यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के यूएनजीए में जो रेजोल्यूशन पास हुई, उसमें जो हम लोगों ने एब्सटेन किया और 140 से करीब मुल्कों ने उसको बैक किया, तो वो तो कोई अच्छी नुमाइश नहीं। उस पर तो पोजीशन ली जा सकती थी, पर हमारा ये कहना है हमारे विदेश मंत्री का कि हमने जाती तौर पे उन लोगों को बताया है, जो कहा जा रहा है नॉर्मली, उनको जो एडवाइस दी जा रहे हैं, हमने 1-on-1 वो एडवाइस दी है। उसका कोई मतलब नहीं है। ऐसे मुश्किल दौर में जब कोई फंसा होता है मुल्क, तो वो चाहता है कि मेरे साथ मिलके कौन खड़ा हुआ है, वही मेरा सही दोस्त है। और आप, ये बात सच है कि इजराइल के साथ मिलके खड़े नहीं हुए जिस तरह से आप ईरान के साथ मिलके खड़े नहीं हुए, लेकिन तमाम ये जग जाहिर है कि वास्तविक तौर पे आप इजराइल के साथ खड़े हुए हैं और ईरान के पक्ष में उतने नहीं खड़े हुए। हाँ, लेकिन अगर आप टेक्नोलॉजी के एहसान से दबे हैं, तो इधर चाबहार पोर्ट का भी तो मामला है, ईरान के देखिए, साथ एनर्जी हाँ, का भी मामला है जी। देखिए, वो तो 100% डील तो आपको मिलती नहीं है। अब चाबहार जो है पोर्ट है, वो तो मुश्किल होगी वहां पर उस पे उसका इस्तेमाल करने में और उसको उस तरह से तैयार करने में जो हमको एक्सेस देता है सेंट्रल एशिया में। और दूसरा, ये जो इधर वो अडानी साहब जो पोर्ट बना रहे थे उनके बंदरगाह पे, वो ईरान ने तबाह कर दिया है। हाइफा। हाँ, हाइफा पोर्ट जो है, वो उनका दावा है कि हमने तबाह कर दिया है। और उसमें मतलब आई थिंक दैट प्रोजेक्ट वाज वर्थ अबाउट a couple of billion US dollars। तो नुकसान तो हो रहा है भाई, भारत को नुकसान हो रहा है। अडानी को अगर नुकसान हुआ है तो भारत का ही वो उद्योगपति है ना, उसको नुकसान हुआ। तो ये सबसे एक प्रश्न चिन्ह पैदा ये होता है कि इस सब के चलते जब निशाना इंडिया के एसेट्स पे साधा जा रहा है और बाकी मुल्कों को सिर्फ कहा जा रहा है कि आप अगर हस्तक्षेप करेंगे तो हम आप पे भी अटैक करेंगे, और हम पे तो हो गया अटैक। वो भले ही एक प्राइवेट कंपनी का प्रोजेक्ट था, लेकिन वो इंडियन कंपनी थी ना, और उसको जो प्रोजेक्ट वो मिला था वो भारत सरकार के समर्थन के बिना तो नहीं मिला होगा। तो इससे जाहिर होता है कि हमारे पास भी, हमारे लिए भी उतना ही संकट है जितना किसी और मुल्क के लिए जो कि पोजीशन ले रहा हो किसी के पक्ष में और किसी के खिलाफ। और उसके चलते
हमारे यहाँ जो इन्वेस्टमेंट होगी उसमें प्रश्न चिन्ह लग रहा है। और जो तेल के दाम बढ़ने वाले हैं, ये सब जो झगड़ा हो रहा है उसके बाद, तो और उसके बाद जो ऑयल रूट्स हैं, जो रेड सी का ऑयल रूट बंद हो जाएगा और हमको केप ऑफ होप जो है उसके जरिए तेल लाना पड़ेगा, लंबे रास्ते से लाना पड़ेगा, तो वो उसमें महंगाई बढ़ेगी हमारे देश में, उसका सीधा सीधा असर इन्फ्लेशन पे पड़ेगा। तो अभी जो आरबीआई ने रेट कट किया है, वो रेट कट तो वापस लेना पड़ेगा ना। तो ये जो हमारी इकोनॉमी पर असर पड़ेगा उसका भी हमको वी हैव टू फैक्टर इन दैट। तो ये संकट तो हमारे लिए भी बराबर है, बिल्कुल। हर मुल्क के लिए संकट है, खाड़ी में ही नहीं और जगह भी जो आसपास बसते हैं मुल्क। अंत में विनोद जी की आज की विवेचना का निचोड़ क्या है? देखिए, either we swim together or we sink together। इस पॉलिसी पे जो लोग सीधी तरह से इस युद्ध में इन्वॉल्व नहीं है उनको अपनी पेशरफ्त करनी चाहिए। दे शुड नो कि इस लड़ाई में उनको भी जो नुकसान होने वाला है बिना लड़ाई में हिस्सा लिए, उसकी जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए और एक प्रेशर बना के लाना चाहिए इजराइल पे और ईरान पे कि इस युद्ध को वो थाम ले और ईरान जो है वो बातचीत में जुट जाए अमेरिका के साथ कि भाई किस तरह से इस मसले को सुलझाना है। और दे आर विलिंग टू स्केल डाउन देयर न्यूक्लियर प्रोग्राम, दे आर विलिंग टू ओपन देयर फैसिलिटीज टू इंटरनेशनल इंस्पेक्शन। वो सब उनसे मनवा लीजिए और उन पे जो सैंक्शन लगा रखी है अमेरिका ने उसको हटवाइए, ताकि उनके लोग तो 2 वक्त की रोटी अच्छे से खा सके, उनकी इकोनॉमी तो दोबारा मजबूत हो जाए। भाई आपको कुछ तो देना पड़ेगा एवज में। अगर आप इतना बड़ा कंसेशन उनसे चाह रहे हैं, उनको ये आज के दिन लगता है कि उनके लिए एक एग्जिस्टेंशियलिस्ट फाइट है। ये ईरान के लिए इट्स एन एग्जिस्टेंशियलिस्ट फाइट, और इजराइल भी कहता है कि इट इज एन एग्जिस्टेंशियलिस्ट फाइट हमारी भी। तो चूंकि अब ईरान के पास कोई प्रॉक्सी रही नहीं उसके बिहाफ पर लड़ने के लिए, तो इसलिए वो बम चाह रहा है। और इजराइल के पास तो ऑलरेडी बम है और बेलगाम है। इट इज नॉट एन, देखिए इजराइल जो है वो बेलगाम न्यूक्लियर पावर है, न्यूक्लियर वेपन स्टेट है। तो किसी भी इंटरनेशनल कॉवेनेंट या इंटरनेशनल ट्रीटी का वो सिग्नेटरी नहीं है, तो उसको ये स्पेशल कंसेशन किस लिए है भाई? इसमें बहस होनी चाहिए कि इस देश में। बिल्कुल बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन वो होने नहीं देंगे, बिकॉज जैसे कि वैसे आमतौर पे कहा जाता है माइट इज राइट, दिस फिलॉसफी इज मोर एप्लीकेबल इन डिप्लोमेसी। और ये एक यूएन सेक्रेटरी जनरल ने एक बार बाउतरस गाली ने कहा था कि व्हाट मैटर्स एट द एंड ऑफ द डे दैट विच इज द माइटी पार्टी। और आखिर में माइट इज राइट ही होता है, जो मजबूत होता है उसी की चलती है। बिल्कुल। तो इस जंग में भी जो मजबूत साबित होगा उसी की चलेगी। उसी की चलेगी। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया विनोद जी, आपकी इस विवेचना के लिए धन्यवाद। नमस्कार।